पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, अगर विश्व के अलग अलग देशों के बीच के आपसी संबंध, उनके बीच का संतुलन, उनके महत्व का अगर आप अध्ययन करें और विशेष तौर से पिछले 75 साल में जो संतुलन बदला है, बिगड़ा है, कैसा बना है, पहले कैसा था, आज कैसा है, उसका अध्ययन करें तो आपको यह समझ में आएगा कि भारत की पूरे विश्व की स्थिति में बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति हमेशा से रही है और उसका विशेष कारण है। जब हमारा देश आजाद हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इस चीज को समझा। उन्होंने समझ लिया कि भारत की एक विशिष्ट भूमिका है पूरे विश्व के अंदर और हम उससे बार्गेन कर सकते हैं दूसरे देशों से। सबसे बड़ा कारण यह है, भारतवर्ष के साथ जो विशेष परिस्थिति है, दो तीन बहुत बड़े एडवांटेजेस हैं जो दूसरे देशों के पास नहीं है। पहला एडवांटेज यह है कि हमारे देश के अंदर विकास अभी उस स्तर का नहीं हुआ है जो विकसित देशों में हुआ है। या तो बहुत ही पिछड़े हुए देश है, या विकासशील देश है, या विकसित देश है। हम लोग विकासशील देश हैं, भारतवर्ष विकासशील देश है। देश की एक बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है जिसको अभी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हुई हुई, चाहे वो मकान का मसला हो, चाहे बिजली का मसला हो, चाहे खाद्य पदार्थों का मसला हो, या न्यूट्रिशन का मसला हो, या एजुकेशन का मसला हो, या मेडिकल फैसिलिटीज का मसला हो। हमारे देश की एक बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है जो सुविधाओं से वंचित है। तो हमारा देश विकसित देशों के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने देश के अंदर जो भी करना था वो कर लिया। मेट्रोस डाल दी, बुलेट ट्रेन्स बना दी, सड़कें बना दी, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, हर आदमी के पास गाड़ी हो गई, हर आदमी के पास ज्यादातर लोगों के पास मकान हो गया, मेडिकल फैसिलिटी हो गई, सोशल सिक्योरिटी हो गई। और ये सारे विकसित देश वो हैं जो इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है। अब अपने इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देने के लिए इनको अपना माल बेचना है और अपने देश में इसलिए नहीं बेच सकते क्योंकि वहां करीब करीब मूलभूत आवश्यकताएं लोगों की पूरी, थोड़ा बहुत अपवर्ड मूवमेंट है। 3 बेडरूम वाला 4 बेडरूम में जाएगा, 5 बेडरूम वाला कोठी में जाएगा, 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, लेकिन गाड़ियों की जरूरत तो तब पड़ेगी जब पॉपुलेशन ग्रोथ होगी। तो पहली बात तो यह है कि अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को बढ़ाने के लिए और अपनी इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देने के लिए उनको एक ऐसे देश की आवश्यकता है जहां पे अभी डिमांड पूरी तरह से फुलफिल नहीं हुई है। और उसमें सबसे योग्य स्थिति अगर किसी की है तो भारतवर्ष की है, क्योंकि चीन वैसे ही इंडस्ट्री डेवलप्ड देश है। अच्छा, एक चीन के बारे में और एक खबर बहुत सामने आ रही है, कितनी वो सत्य है असत्य है, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि जैसे कहा जाता है कि 140 करोड़ की जनसंख्या चीन की है, वो वास्तविकता में नहीं है। उनकी जनसंख्या केवल 100 करोड़ 110 करोड़ है। उन्होंने इन्फ्लेट करके अपनी जनसंख्या को विश्व को यह बताने के लिए कि बहुत बड़ा बाजार वो हैं, उन्होंने इस प्रकार की गलत सूचना मार्केट के अंदर दी थी। और वास्तविकता में भारतवर्ष के अंदर 142 करोड़ की जनसंख्या वास्तविक है, बल्कि हो सकता है इसमें 10-15 करोड़ लोग न जोड़े गए हों और हमारे देश के अंदर वास्तविक जनसंख्या 150 करोड़। तो एक तो भारतवर्ष के अंदर अनफुलफिल्ड डिमांड है, स्कोप है, डिमांड है, कंजम्पशन का स्कोप है और बढ़ती हुई पॉपुलेशन है। हालांकि अभी जो अर्बन एलीट ग्रुप है जो बहुत ज्यादा पढ़ लिख गया है, वहां भी बच्चों को शादी करने में शायद उतना उत्साह नहीं रह गया है, बच्चे पैदा करने में उतना उत्साह रह नहीं गया है। लेकिन क्योंकि हमारी ज्यादातर आबादी गांव के अंदर रहती है और वो निम्न मध्यम वर्ग में है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, इसलिए वहां पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रही है। अब पूरे विश्व के अंदर शायद एक ही ऐसा देश है भारतवर्ष
जहां पॉपुलेशन बढ़ भी रही है और जहां पे अनफुलफिल्ड डिमांड भी है। तो अगर कोई कंजम्पशन का सबसे ज्यादा स्कोप किसी देश में है तो भारतवर्ष के अंदर है। तो विकसित देशों के लिए एक बड़ा आकर्षण का केंद्र है, बड़ी पॉपुलेशन। अच्छा, स्ट्रेटेजिकली हम प्लेस्ड हैं, हम ऐसी जगह प्लेस्ड हैं जहां वेस्टर्न ब्लॉक बहुत दूर है, यूरोप बहुत दूर है, अमेरिका बहुत दूर है, और हम चारों तरफ से चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका ऐसे देशों से घिरे हुए हैं। अच्छा, यह भी बात बिल्कुल सही है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में दो जो धुरियां थी विश्व की शक्तियों की, वो एक रूस था, एक अमेरिका था। भारतवर्ष में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, अमेरिका से भी दूरी बनाई, रूस से भी दूरी बनाई, और एक अलग देशों का एक गुट बनाया जिसको नॉन अलाइंड कंट्रीज कहा गया, और उसके सिरमौर पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए। लेकिन रूस ने भी हमारा साथ दिया और अमेरिका ने भी हमारा साथ दिया, क्योंकि भारत की जो विशिष्ट स्थिति है वो मैंने आपको बताई। इसके बाद चीन हमेशा से हमारा शत्रु रहा है। अब माने न माने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गलती की थी, उन्हें मित्र, और गलती भी क्या की थी वास्तविकता में, जब 1947 में, 1952 में, पहले 47 में देश को आजादी मिली और उसके बाद जब देश का संविधान लागू हुआ 1950 में, तो उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जानते थे कि देश की जो असली लक्ष्य है वो देश को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की एक बेस तैयार करना है। उन्होंने उस तरफ ध्यान दिया, पीएसयूज बनाए, डैम्स बनाए, इंस्टीट्यूशंस बनाए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस बनाए, एमबीए इंस्टीट्यूट्स बनाए, और उन्होंने ये सोचा कि हिंदुस्तान को प्रगति, क्योंकि अंग्रेज तो हमारे देश को लूट लाट के चले गए थे, हमारी सारी अवस्थापनाओं को उन्होंने खत्म कर दिया था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे कोई ध्यान नहीं दिया था। सारा ब्रिटेन का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भारत की प्रतिभा और यहाँ के रॉ मटेरियल और यहाँ की स्किल्स के आधार पे हुआ था। तो उस समय उन्होंने प्रायोरिटी दी थी कि इंडस्ट्री डेवलप हो और अवस्थापनाएं क्रिएट हो, और चीन को उन्होंने एक में कि शायद अगर 10 साल का टाइम हमको मिल जाएगा और चीन हम पे इस प्रकार का धोखा हमारे साथ नहीं करेगा तो हम देश को विकसित करेंगे और फिर चीन से निपट लेंगे। लेकिन चीन ने 1962 में हमें धोखा दिया। हमारे सेनाएं उस समय ऑब्वियसली इतनी इक्विप्ड नहीं थी, क्योंकि प्रायोरिटीज डिफरेंट थी और हमारे पास युद्ध एक बाहर का मसला था, तो रूस ने हमें 1962 में धोखा दिया। लेकिन चलिए, उसके बाद 1967 का समय याद होगा कि जब PL 480 का गेहूं का आयात हुआ करता था, देश के अंदर गेहूं की कमी थी, खाद्यान्न की कमी थी, और उस समय एक व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ, एक ग्रेट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन उसके बाद हुआ, सैम पिट्रोडा जिसके सूत्रधार रहे, और ग्रीन रेवोल्यूशन से देश की उपज इतनी ज्यादा बढ़ी कि देश एक महाशक्ति बन गया एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में। जब व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ तो दूध की कमी नहीं रही और हमारा विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया, जो दूध के उत्पादन में दूसरे विकसित देशों से टक्कर लेने लगा। टेक्नोलॉजी मिशन में जो सैम पिट्रोडा ने काम किया, तो आज के तारीख में विश्व के अंदर अगर आईटी इंडस्ट्री में सबसे आगे तकनीकी ज्ञान में कोई देश है तो भारतवर्ष है, और विदेश की कोई भी आईटी कंपनी में अगर आप देखेंगे तो ऐसा देश नहीं मिलेगा जहां भारत के आईटी एक्सपर्ट्स ना हो, बल्कि आप विकसित देशों में जाएंगे तो वहां डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट सब हिंदुस्तानी मिलेंगे, क्योंकि दिमाग के मामले में भारतीयों का कोई सानी नहीं। ये विशेष परिस्थिति भारतवर्ष की हमेशा से रही और इसका लाभ हमने उठाया, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू का जमाना हो, चाहे इंदिरा जी का जमाना हो, लाल बहादुर शास्त्री जी का जमाना हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जमाना हो, वीपी सिंह का जमाना हो, मतलब वी एंजॉयड दिस बेनिफिट। अटल जी के जमाने में, डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में हमने इसका फायदा उठाया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पिछले 10 साल से भ्रांतियां पैदा करने के बावजूद और सोशल मीडिया से प्रचार प्रसार करने के बावजूद आज भारतवर्ष बिल्कुल अलग थलग सा पड़ गया है। आज के तारीख में जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो रूस एक शक्ति के मामले में पीछे चला गया था और सारा का सारा एक यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया था, जिसमें अमेरिका के हाथ में पूरे विश्व की शक्ति हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे चीन ने पिछले 25-30 साल के अंदर एक इंडस्ट्रियल हब अपने देश को बनाया और ऐसी स्थिति बना दी कि चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, वहां पे सारे सामान चीन से वो एक्सपोर्ट करने लगा। अपनी करेंसी को और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को उसने स्ट्रॉन्ग किया और कम मतलब ज्यादा प्रोडक्शन करके, कॉस्ट को कम करके उन्होंने पूरे विश्व बाजार में अपने पे कब्जा कर लिया। और आज के तारीख में अगर मुख्य शक्तियां हैं
तो चीन और अमेरिका है, और रूस, चीन और ईरान का और नॉर्थ कोरिया का एक अलग गुट बन गया है। अब वो भारतवर्ष जो कि हमेशा से एक बहुत अच्छी पोजीशन में था, आज उसकी क्या पोजीशन हो गई है कि चीन हमारे देश के अंदर अपने गांव बसा रहा है, जो विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन खुद स्वीकार कर रहे हैं। बांग्लादेश की हमारे साथ ये स्थिति हो गई है, जो हमेशा से हमारा मित्र रहा है, कि शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना को, जो प्रधानमंत्री थी, देश से भागना पड़ा और भारतवर्ष के अंदर शरण लिए बैठी है, और कोई विश्व का देश उन्हें शरण देने को तैयार नहीं है। बांग्लादेश के कोर्ट 12 तारीख तक उनको पेश करने की आदेश कर रहे हैं, और उनका पासपोर्ट भी कैंसिल कर रहे हैं, और भारतवर्ष के अंदर उनका वीजा एक्सटेंड हो रहा है। कनाडा से जो हमारा टुडे से पंगा हुआ, चलिए ट्रूडो तो चले गए, अब नए प्रधानमंत्री आएंगे, लेकिन सुना यह है जो नए प्रधानमंत्री आने वाले हैं वो ट्रूडो से भी ज्यादा भारत के प्रति प्रतिकूल भाव रखते हैं। अमेरिका में पहले जो राष्ट्रपति थे बाइडेन साहब, जो अभी 20 जनवरी तक हैं, उन्होंने किस प्रकार से भारत में सब करने के बावजूद कि मोदी जी वहां गए, उन्हें झप्पी लगे, उनको सम्मान दिया, उनकी पत्नी को 7.5 कैरेट का हीरा $20,000 का बताया जाता, तो विश्व के सारे देशों के राष्ट्राध्यक्षों से सबसे महंगा तोहफा था। इसके बावजूद उन्होंने जॉर्ज सोरोस को अपना सर्वोच्च सम्मान दे दिया, जिसको भारतवर्ष के अंदर जो भक्त समाज है वो ये मानता है कि जॉर्ज सोरोस देश के अंदर हर समस्याओं का जड़ है। तो हमारी बाइडेन साहब से ये स्थिति हो गई। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो नए प्रधानमंत्री बने हैं, जिनके लिए मोदी जी ने अपना परम मित्र कहा था, और भक्तगण भी उनको कहते हैं कि मोदी जी के परम मित्र हैं, और जब वो राष्ट्रपति बन जाएंगे उसका मोदी जी की और अडानी जी की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। वो 62-63 देशों के राष्ट्राध्यक्ष को तो अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में बुला रहे हैं, और मोदी जी को नहीं बुला रहे हैं। रूस हमारी स्थिति का एडवांटेज ले रहा है, क्योंकि उनके खिलाफ सैंक्शंस अमेरिका और वेस्टर्न ब्लॉक लगा रखे हैं। तो भारतवर्ष के बड़े बड़े उद्योगपति, रिलायंस इंडस्ट्री हो या पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हो, वहां से क्रूड सस्ते दामों पे 30% 40% डिस्काउंट पे खरीद रही हैं। और उसके बाद क्योंकि यूरोप और अमेरिका रूस से नहीं खरीद सकता, इसलिए वो भारतवर्ष से हमारी कंपनियां कम दाम पे खरीदने के बावजूद हिंदुस्तान के कंज्यूमर्स को और विदेश में उसे एक्सपोर्ट कर रही हैं और फायदा कमा रही हैं, और उन कंपनियों का लाभ बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन उसका लाभ हमारे कंज्यूमर्स को नहीं मिल रहा है। तो ये हमारे, अच्छा, नेपाल की स्थिति है जो हमेशा से हमारा दोष रहा है, जो दूसरा एक हिंदू राष्ट्र बना है, जहां पॉपुलेशन हिंदुओं की सबसे ज्यादा है, वो भी चीन के गोद में खेल रहा है, मालदीव भी चीन की गोद में खेल रहा है, श्रीलंका भी चीन की गोद में खेल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब भी हमारे मित्र नहीं दिख रहे हैं, बाइडेन साहब भी मित्र नहीं दिख रहे हैं, कनाडा से हमारी ये स्थिति है। तो फ्रांस भी एक प्रकार से मित्र भाव से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो ये जो रूस और अमेरिका और चीन के बीच में आपसी संघर्ष था, प्रतिस्पर्धा थी, उसका एडवांटेज हिंदुस्तान हमेशा से लेता रहा। पिछले 2-3 साल से तो हम ये विशेष तौर पे देख रहे हैं कि वो एडवांटेज हमने शायद खो दिया है। जब जयशंकर साहब से पूछा जाता है कि चीन हमारे देश के अंदर घुसा रहा है, आप कुछ करते ही क्यों नहीं, तो कहते हैं कि चीन तो एक बड़ा राष्ट्र है, उससे पंगा नहीं लिया जा सकता। अरे बड़ा राष्ट्र तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में भी था, संघर्ष किया था, लड़े थे, अस्त्र शस्त्र नहीं थे, हमारे सैनिकों के पास सब कुछ नहीं था, इसके बावजूद लड़े थे और हारे थे। अभी तो बिना लड़े आप हारने के लिए और अपने देश के अंदर उनको चौकिया बनाने की अनुमति दे रहे हैं। स्पोक्स पर्सन कह भी रहे हैं और एक्शन भी कुछ नहीं ले रहे हैं, केवल कड़ी निंदा कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से, क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री जरूर हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं और उनकी प्रतिष्ठा के साथ देश की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, इसलिए हम आशा करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब पुरानी, जब मोदी जी ने इस बार ट्रंप सरकार और हाउ डू मोदी करके कार्यक्रम कराए थे, तो डोनाल्ड ट्रंप शायद उन बातों को याद करेंगे और हमारे देश की प्रतिष्ठा को बचाएंगे और मोदी जी को अपने स्वेरिंग इन सेरेमनी में बुला लेंगे। और बाइडेन साहब ने जो जॉर्ज सोरोस को इनाम देके, और वहां जॉर्ज सोरोस वर्सेस एलन मस्क जो युद्ध चल रहा है, और ये भी एक प्रश्न उठ रहा है कि जिस प्रकार से अडानी जी देश का, भारत का शासन चला रहे हैं या मोदी जी चला रहे हैं, उसी प्रकार का प्रश्न अब ये उठने लगा है कि अमेरिका के अंदर एलन मस्क सरकार चला रहे हैं या डोनाल्ड ट्रंप सरकार चला रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार के संबंध एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के हैं और उसी प्रकार के संबंध मोदी जी और अडानी जी के हैं, अब क्योंकि इनमें आपस में प्रतिस्पर्धा है एलन मस्क और अडानी जी की, तो डोनाल्ड ट्रंप क्या, अच्छा डोनाल्ड ट्रंप पे केस चल रहा था,
जो पोर्नोग्राफी के बारे में कोई केस चल रहा था, उन्होंने ये निवेदन किया था कि कोर्ट से उन्हें उसमें एग्जम्पशन मिल जाए या कुछ लाभ मिल जाए, कोर्ट ने उसको करने से मना कर दिया। और जो भारतवर्ष के अंदर अमेरिका के एम्बेसडर हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमारी जुडिशरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और हमारी जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करती। तो जब वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के मामले में कोर्ट कोई रियायत नहीं दे रही है, तो ये कैसे माना जा सकता है कि अडानी जी के मसले में, जहां अमेरिकन इन्वेस्टर के साथ धोखाधड़ी का मुकदमा सारे साक्ष्यों के आधार पे वहां पे केस रजिस्टर हुआ और सम्मन किया गया है, तो डोनाल्ड ट्रंप को बचाने के लिए और मोदी जी को ओब्लाइज करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप कोई रिस्क उठाएंगे, जबकि मोदी जी को डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में नहीं बुलाया। तो मामला गंभीर है। भारतवर्ष क्या अकेला पड़ता जा रहा है, ये मेरा आपसे प्रश्न है, कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी विदेश नीति को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया से डंका बोल रहा है, क्या गलत फहमी फैला के आप राजनीतिक लाभ तो देश के अंदर उठा सकते हैं, लेकिन देश को इसकी कीमत न उठानी पड़े, भारी कीमत न उठानी पड़े, इसी आकांक्षा के साथ नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।